हेलो फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हम इस वीडियो से भारत में जो भी गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय ऑफ इंडिया रहे हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और ये सारे पॉइंट बड़ी ही ईजिली ट्रिक से याद हो जाएंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि ये एक स्टैटिक जीके है और पेपर के टाइम जब हम रिवीजन करते हैं तो एक्स्ट्रा वर्कलोड हो जाता है, तो इसलिए हमारी कोशिश है हम इन स्टैटिक जीके को एक बार में पढ़ के ही याद रखें जिससे पेपर में बार बार ना पढ़ना पड़े और पेपर के आसपास वाले 10-15 दिन करंट अफेयर्स को दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। हमें पता है जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था अलीपोर की ट्रीटी की वजह से 1857 की क्रांति से 100 साल पहले यानी 1757 में, एंड बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, जिसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई थी। तो बैटल ऑफ प्लासी में धन दौलत वाले व्यक्ति को हराया था यानी सिराजुद्दौला को। इसके साथ ही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन गया, या यूँ कह सकते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रहा। टाइम कौन सा है? 1757। हमें पता है रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक रहा, फिर छुट्टियां मनाने गया था और जब इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी 1764 के आसपास तब आया, यानी कि ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बन चुका है रॉबर्ट क्लाइव। तो हम यहीं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव बनी रहा है तो आपको याद रहेगा, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग है, ये भी याद रहेगा। और ये जो लास्ट के दोनों हैं यहाँ आपको लिखना है बैटिंग एंड कैचिंग। बैटिंग एंड कैचिंग, बैटिंग यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक है एंड कैचिंग मतलब लॉर्ड कैनिंग है। ये वाले ऑर्डर में भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, कौन सा गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब। तो आप एक बात ध्यान रखना, बीच में दोनों जो है ना उसमें गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, तो ये बंगाल इंडिया आपको ऑटोमेटिक ध्यान आ जाएगा। बस ये बीच में गवर्नर जनरल है दोनों, ये ध्यान रखना। अब ईयर देख लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव 1757 में बनी रहे हैं। फर्स्ट इसके बाद वाले जो है वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है तब बनते हैं, और वाइसराय ऑफ इंडिया जो लास्ट वाला है वो जब 1857 की क्रांति होती है उस वजह से बनते हैं। मतलब 1858 में जब भारत शासन अधिनियम आया था तब ये नई पोस्ट आई थी वाइसराय ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं 1833 में, थर्ड चार्टर एक्ट में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पे सब कुछ 3 आ गया। 1833 थर्ड चार्टर एक्ट, थर्ड नंबर यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा फ्रेंड्स। जब 1858 में फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बने थे, मतलब फर्स्ट एक नई पोस्ट आई थी, नई चेयर आई थी वाइसराय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो हमेशा रहा ही है, कभी खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन कभी डिस्प्यूट ना हो तो वाइसराय एंड गवर्नर जनरल की सीट पर एक ही व्यक्ति को बिठाया जाता है। तो इनडायरेक्टली ऐसा बोल देते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन रहे थे और वाइसराय ऑफ इंडिया बन रहे हैं, जबकि वाइसराय ऑफ इंडिया एक नई पोस्ट थी। तो फ्रेंड्स, हम रॉबर्ट क्लाइव पर वापस आते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है। इसके टाइम ये 2 वार हुए हैं और इलाहाबाद की ट्रीटी हुई है। इलाहाबाद की ट्रीटी के दौरान बंगाल के दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। मतलब बंगाल से अब टैक्स कलेक्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और सरकार चला रहे थे नवाब ऑफ बंगाल। तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ ड्वेल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हुई, यानी कि द्वैत शासन। इसी को द्वैत शासन बोलते हैं। क्वेश्चन ये पूछते हैं सबसे पहले द्वैत शासन की व्यवस्था बंगाल में किसके समय पर हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के। आपको इलाहाबाद ट्रीटी से याद हो जाएगा। अब यहाँ कुछ भी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बस इतना पढ़ना है, लेकिन एक सरप्राइजिंग बात इसके बारे में ध्यान रखना। ये काफ़ी सक्सेसफुल व्यक्ति था। 1774 में इसने ब्रिटेन वापस जाकर 1774 में सुइसाइड कर लिया था। ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है फ्रेंड्स। यहाँ आपको छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के टाइम लॉर्ड वेलेलाइट था एंड लास्ट एंग्लो मैसूर वार के टाइम लॉर्ड वेलेजली था। ये दोनों वेले हैं, इसलिए याद रहता है। ये आपको भी याद रखना है। फर्स्ट में लॉर्ड वेलेलाइट एंड लास्ट में लॉर्ड वेलेजली। जब टाइम आएगा तो याद रखेंगे। सेकंड गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है लॉर्ड वेलेलाइट, और इसकी खासियत यही है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार इसी के टाइम हुआ था। फिर इंपॉर्टेंट है वैरेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में हमें एक बात पता है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो इसके आसपास का टाइम 1773 होगा क्योंकि इस टाइम रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। इसकी एक खास बात फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, ये क्लर्क की पोस्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट तक पहुंचा। तो डेफिनेटली इसने पढ़ाई की होगी, मतलब इसने लोगों के बारे में पढ़ाई की होगी। और लोग वहाँ पे उस टाइम कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम एंड इंग्लिश, ये तीनों लोग थे। यानी इनसे रिलेटेड एक एक पढ़ाई की बात है। हिंदू मतलब एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1782 में बनारस में। इसको स्टैब्लिश किया था जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट, मुस्लिम पढ़ाई से रिलेटेड एक बात, इसके टाइम पर पहला मदरसा खुला था 1781 कलकत्ता में। नेक्स्ट, इंग्लिश पढ़ाई से रिलेटेड एक बात, इसके टाइम पर गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। किसने किया था? विलियम विल्किंस ने।
ये कैसे याद आएगा? क्योंकि ये क्लर्क से गवर्नर जनरल बना है, तो पढ़ के ही ये ऐसा बन पाया है। तो हिंदू क्षेत्र में एक पढ़ा, मुस्लिम क्षेत्र में एक पढ़ाई की बात और इंग्लिश क्षेत्र की पढ़ाई की बात। और करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट किया? न्यूज़पेपर से। मतलब इसी के टाइम पर फर्स्ट न्यूज़पेपर रिलीज हुआ, हिक्की का बंगाल गजट, जो वीकली था, इंग्लिश में रिलीज होता था 1779 से। अब ये एशिया में पढ़ी लिखी सोसाइटी बन रही है। देखो, पढ़ने लिखने की बात हो रही है, एशिया में एक सोसाइटी बन रही है। तो इससे आपको याद रखना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, विलियम जॉन्स ने की थी 1784। इसमें क्या था? एशियन पीपल को और एशियन ज्योग्राफी की स्टडी की जाती थी। ये फ्रेंड्स काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, 1773 से लगभग 1785 तक रहे। अब फ्रेंड्स पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि सेकंड एंग्लो मैसूर वार किसके टाइम पर हुआ था? तो हमें एक बात पता है, 1766 से 1799 तक 4 एंग्लो मैसूर वार हुए। फर्स्ट इसके आसपास ही हो गया था, थर्ड 90 से 92 हुआ था और फोर्थ 99 में हुआ था। तो मतलब सेकंड एंग्लो मैसूर वार 80 के आसपास हुआ था और सेकंड एंग्लो मैसूर वार जब हुआ था 1780 के आसपास हुआ था। तो हमें आइडिया लगाना होता है 1780 में लगभग वेरेन हेस्टिंग ही थे, तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार वेरेन हेस्टिंग के टाइम पर हुआ था। तो कौन सी ट्रीटी हुई थी उस टाइम पर? मैसूर में फर्स्ट मद्रास थी और सेकंड एम से ही मैंगलोर। तो क्वेश्चन ये आता है भाई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किसके टाइम पर हुई थी? तो वेरेन हेस्टिंग। ऐसे क्वेश्चन रिलेट करके टिक लगाने होते हैं। हमें जैसे क्वेश्चन आ गया कि ट्रीटी ऑफ सलवाई किसके टाइम पर हुई थी, तो हमें पता है ट्रीटी ऑफ सलवाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद हुई थी। मतलब 1775 से एंग्लो मराठा वार हुआ था शुरू, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, और 1782 तक चला था। तो ट्रीटी ऑफ सलवाई भी तभी हुई थी, तो हमें 82 से याद करना पड़ेगा। 1773 से 1785 वेरेन हेस्टिंग है, तो ट्रीटी ऑफ सलवाई वेरेन हेस्टिंग के टाइम हुई थी। तो हम ऐसा एक बार पढ़ने से भी रिलेट करके आंसर टिक करते हैं। जैसे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो देखा था, इसको पिट्स की जगह स्प्लिट्स पढ़ते हैं। स्प्लिट मीन्स होता है बटना। तो इस टाइम पर बीओडी और बीओसी आपस में बढ़ गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोल सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, इस पिट्स इंडिया एक्ट किसके टाइम पर आया था? 1784 में आया था, तो वो इसी टाइम में है, यानी वेरेन हेस्टिंग। ऐसे ये 2-3 क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका टाइम था 1786 से 1793। तो ये 786 हमारे लिए अच्छा बंदोबस्त हो गया, हम इससे कुछ ना कुछ तो याद कर ही लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ टाइम बाद ये टाइम पीरियड हम भूल जाते हैं कि 1786 किस टाइम पर था। तो हमें ऐसे याद आता है, 4 एंग्लो मैसूर वार देखे थे, उसमें पहला था वेरेलाइट और लास्ट था वेलेजली। और कहीं ना कहीं टाइम के साथ साथ आपको थर्ड एंग्लो मैसूर वार लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम हुआ था, ये याद हो जाता है। तो फिर इससे भी याद आ सकता है आपको कि 1786 से 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। यहाँ हम देखते हैं कि इसके नाम से क्या क्या याद होता है। फ्रेंड्स, ये है कॉर्न। तो आपने भुट्टा देखा होगा, उसको इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं। अब इसको नागरिकों की सेवा करनी है, तो ये एक एक दाने भुट्टे के बांटने लगेगा नागरिकों को। उस तरह से नागरिकों की सेवा हो जाएगी, इसीलिए इसको नागरिक सेवा का जनक बोलते हैं, यानी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। लेकिन फ्रेंड्स, हमें तो पता है कि 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था, तब से सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन शुरू हुआ था। और हमने ये याद कैसे किया था? इसका सम हो रहा था 8, 9, 4, 13, 14 एंड 3, 17। इनका सम 17 है। तो हम जब सिविल सर्विसेज देते हैं तो हम LKG UKG पढ़ते हैं पहले 2 साल, फिर 1 से लेकर 12वीं करते हैं, 14 और 3 साल का ग्रेजुएशन। ऐसे हम भी जब 17 टोटल हो जाता है तभी सिविल सर्विस देते हैं। और यहाँ भी सम 17 आ रहा था। उस चार्टर एक्ट के तहत ICS का ओपन कंपटीशन शुरू हुआ था और 1853 चार्टर एक्ट के हिसाब से 1854 में सिविल सर्विसेज कमीशन सेटअप हुआ था। लेकिन ये बात हो रही है 1786 की, तो बहुत पहले की बात हो रही है। तो इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज क्यों बोल रहे हैं? तो फ्रेंड्स, कॉर्नवालिस के टाइम हुआ क्या, मिलिट्री सर्विसेज एंड नवल सर्विसेज अलग हो गई और कमर्शियल सर्विसेज अलग हो गई। और कमर्शियल सर्विस को टर्म दिया गया सिविल सर्विसेज। इसमें 2 कैटेगरी की पोस्ट थी, कोविनेटेड एंड अनकोविनेटेड। कोविनेटेड पोस्ट हायर थी और इन पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स लोग सेलेक्ट होते थे और सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करते थे या नॉमिनेट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो हमने स्प्लिट इंडिया एक्ट में देखा था, BOD BOC में बता था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, यही सिविल सर्विसेज के मेंबर्स को सिलेक्ट करते थे। तो इस कारण इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोलते हैं। याद कैसे रखना है? आप ये भुट्टे के दाने बांटने हैं, नागरिक सेवा कर रहे हैं, तो नागरिक सेवा का जनक ये भुट्टे से कॉर्नवालिस आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है, इन्होंने इतनी परेशानी क्यों उठाई, एक एक दाना क्यों बांट रहे हैं? ये पूरा का पूरा भुट्टा दे देते, लोग आपस में बांट लेते। तो फ्रेंड्स, कॉर्नवालिस को इंडियन की कैपेसिटी पर शक था और ये मानते थे ना इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट चला सकते हैं, ना किसी हायर पोस्ट में जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये भुट्टे के 11 दाने इधर लाते हैं, इधर भी कुछ काम है। ये बंगाल में बंदोबस्त प्रणाली लाए, जिसको बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम भी बोल सकते हैं। और इसके तहत 11 दानों में से 10 भाग कंपनी को जाता था और 1 भाग जाता था जमींदार को। फिर क्वेश्चन आता है कि किसानों के पास क्या बचा, 10 इनके पास आ गया, 11 इनके पास। तो ये फ्रेंड्स, जो 11 दाने हैं, ये 1/3 हिस्सा है। किसानों ने जो उपज की थी उसका ये 1/3 हिस्सा है। तो इस इमेज से, इस कॉर्नवालिस से आपको बंदोबस्त प्रणाली याद आएगी, या फिर ये 786 जो बंदोबस्त है उससे आपको याद आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, इस टाइम पर हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जमींदारी सिस्टम क्या है, रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है, महालवाड़ी सिस्टम क्या है एंड इजारेदारी सिस्टम क्या है। तो 1 मिनट लगेगा, हम ये चारों देख लेते हैं।
फ्रेंड्स, ये इंडिया का रफ मैप बना लिया है। परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम तो हमने अभी ये देखा बंगाल में लग चुका है। 1790 का आसपास का टाइम है, एग्जैक्टली देखा तो 1793। इसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। इसके तहत ज़मीन की रेट परमानेंट सेट हो जाती थी और जो लोग जहाँ खेती कर रहे हैं उनको उस ज़मीन का मालिक माना गया। ज़मीन हेरिडेटरी हो गई, क्योंकि अंग्रेजों को मतलब था परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ है उसके तहत परमानेंट सेट हुई मनी देनी है और लोग ज़मीन एक दूसरे को बेच सकते थे। लेकिन जो अंग्रेजों का परमानेंट सेटल है वो इनकम आते रहनी चाहिए। कोई एक फिक्स डेट होती थी या टाइम होता था उस दिन के सूर्यास्त से पहले। और ज़मींदारी सिस्टम से पहले क्या था, इजारेदारी सिस्टम था। इजारेदारी सिस्टम में कुछ नहीं होता, बोली लगती थी और उस हिसाब से पैसे मिलते थे, बस सिंपल है। अब दो बचती हैं, रैयतवाड़ी एंड माहलवाड़ी। 1820 में रैयतवाड़ी यहाँ आया था साउथ की साइड और 1833 में माहलवाड़ी नॉर्थ की साइड। रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को कंपनी को पैसे देते थे। अब कुछ नहीं आता है, सर्वे कौन करता था कि कितने पैसे देने हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही सर्वे करते थे। एंड 1833 में जो माहलवाड़ी आया नॉर्थ साइड में, तो यहाँ किसानों की ज़मीन ही महल थी, यानी सब लोग मिलजुल के रहते थे, तो कोई रैयतवाड़ी व्यवस्था लग नहीं सकती थी क्योंकि सारे एक साथ खेती कर रहे हैं। तो एक जगह के हिस्से को सिलेक्ट करके उनमें से एक लीडर निकाला जाता था जिसको बोलते थे लंबरदार। वो लोगों से पैसे इकट्ठे करता था जिसका उसे 5% प्रॉफिट मिलता था और फिर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देता था। यहाँ महल का मतलब है, माहलवाड़ी में महल का मतलब है गाँव, क्योंकि लोगों का गाँव ही महल था, सब मिलकर जुल के एक साथ रहते थे, महल। और यहाँ रैयत का मतलब होता है किसान। ये एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब फ्रेंड्स, हमने देखा कि इसको भारतीयों पर भरोसा तो नहीं था हाईएस्ट पोस्ट के लिए, तभी ये अपना भुट्टा नहीं दे रहा। इसका एक और प्रूफ है, इसने हर जिले में एसपी के अंडर में एक पुलिस थाना बनवाया जिसको असिस्ट करता था कांस्टेबल। अब फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके टाइम पर आया कॉर्नवालिस कोड, बात है 1793 की। ये कॉर्नवालिस कोड क्या था फ्रेंड्स? कुछ नहीं, इसके तहत राजस्व प्रशासन मतलब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यायिक प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसको सेपरेट करना चाहता था ये। तो न्यायिक प्रशासन देखने के लिए हम एक हायरार्की देखते हैं, क्योंकि कॉर्नवालिस के टाइम पर लोअर ग्रेड कोर्ट्स एंड अपीलेट कोर्ट की स्थापना हुई थी। जैसे सिविल कोर्ट की हायरार्की है, सिविल कोर्ट की हायरार्की है, सबसे पहले मुंसिफ कोर्ट, डायरेक्ट या दीवानी कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट जो 4 थी, एंड सरदार दीवानी। और क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की ये है, ये। और ऊपर और नीचे में सिर्फ आप ये अंतर देख सकते हैं, इधर मुंसिफ कोर्ट है, इधर तालुका एंड तहसील कोर्ट है, बाकी ये सेम और ये सेम, बस यहाँ सरदार दीवानी है ऊपर और नीचे सरदार निजामत है। मतलब क्रिमिनल कोर्ट में सबसे हाईएस्ट था सरदार निजामत और उसका जज होता था गवर्नर जनरल खुद। तो कॉर्नवालिस ने ये सब न्यायिक सुधार किया कि यहाँ सारे लोग अंग्रेजी जज होंगे, क्योंकि इंडियन के हाई पोस्ट की तो उसको विश्वास ही नहीं था कि इंडियन हाई पोस्ट को संभाल सकते हैं। 4 प्रोविंशियल कोर्ट थे इसी क्षेत्र में, ढाका, कलकत्ता, पटना, मुर्शिदाबाद, इसी क्षेत्र में ढाका, कलकत्ता, पटना एंड मुर्शिदाबाद। तो फ्रेंड्स, कॉर्नवालिस के बारे में इतना ही जानना था और उम्मीद है आप लोगों को याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 1757 से लगभग 1797 तक हमने कर लिया है, लगभग 40 सालों का कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स सॉरी, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, 15 मिनट के आसपास की, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप एक बार वीडियो देखेंगे और ट्रिक्स ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के गवर्नर जनरल करेंगे। तो थैंक यू।